दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिशत अधिनियम 2004 को समझेंगे। ये ऑफिशियल एक्ट आप देख सकते हो, आपके लिए डाउनलोड किया है मैंने। जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम होने वाली है 1 जून 2025 में, उसके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 का एक टॉपिक है मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिशत अधिनियम 2004। इसे इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में समझेंगे। मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 राज्यपाल की से सहमति मिली थी 26 मार्च 2004 में, इंपॉर्टेंट डेट है। और राजपत्र में यह प्रकाशित हुआ था और इसी डेट से इन्फोर्स हुआ था 29 मार्च 2004। 29 मार्च ये डेट आपको याद रखनी है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछी जा सकती है। धारा 1, ये जो 1 नंबर दिया है 2 नंबर दिया है वो एक्चुअली धाराएं होती है, ठीक है। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ का वर्णन किया गया है। यह एक्ट का जो नाम होगा मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 है। इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश में है। यह मध्य प्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा, अर्थात इन्फोर्स होगा। कौन सी डेट? तो यह हमने डेट ऊपर देखी 24 मार्च 2004। धारा 2 की बात करें तो इसमें डेफिनेशन या परिभाषाएं है। किन किन की डेफिनेशन है? तो इसमें गोमांस का वर्णन किया गया है। गोमांस किसे कहेंगे? जिसका इस एक्ट में प्रतिषेध किया गया है। गोमांस से भी प्रेत है गोवंश जिसका वध इस अधिनियम के अधीन प्रतिषेध किया गया है का मांस गोमांस कहलाता है। गोवंश, गोवंश से अभिप्रेत है गाय, सांड, बैल, गाय के बछड़े इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। गोवंश के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? गाय, सांड, बैल, गाय के बछड़े इत्यादि। सक्षम प्राधिकारी की डेफिनेशन दी गई है। संस्था, वध किसे कहेंगे इसकी डेफिनेशन दी गई है। परिवहन, परिवाहक, पशु चिकित्सा अधिकारी। पशु चिकित्सा अधिकारी वो हो गए जो धारा 3 के अधीन पशु चिकित्सक के रूप में नियुक्त किए जाएंगे, वो हो गए पशु चिकित्सा अधिकारी। धारा 3 क्या है? तो धारा 3 यह प्रावधान करती है कि पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा, ठीक है। यहाँ पढ़ सकते हैं, आयुक्त सह संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं मध्य प्रदेश सामान्य एवं विशेष आदेश द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को आदेश में निर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेंगे, ठीक है। धारा 3 क्या है? पशु चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति। धारा 4 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। इससे पहले भी मैंने आपको शॉर्ट में एक्ट पढ़ाया था, उसकी धारा 4 हमने चर्चा की थी। गोवंश के वध पर प्रतिषेध करता है धारा 4, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। पूछा जा सकता है कि यह एक्ट के कौन से धारा में गोवध के वध पर प्रतिषेध किया गया है? तो धारा 4 में। इसमें क्या लिखा गया है? कोई भी व्यक्ति किन्हीं भी साधनों से, 1 मिनट रुकिएगा, हाँ, कोई भी व्यक्ति किसी भी साधनों से किसी गोवंश, गोवंश के अंतर्गत क्या क्या है हमने ऊपर देखा, सेकंड में डेफिनेशन दी थी ना धारा 2 में। गोवंश, गोवंश से अभिप्राय है गाय, सांड, बैल, गाय के बछड़े। हाँ, तो धारा 4 में क्या बोला है? गोवंश के वध पर प्रतिषेध। गोवंश में हमने देख लिया क्या क्या सम्मिलित होता है। कोई भी व्यक्ति किन्हीं भी साधनों से किसी गोवंश का न तो वध करेगा, न करवाएगा, न वध करने के लिए आदेश देगा, ठीक है, न उन्हें वध करने के लिए देगा और न ही उन्हें वध के लिए दिलवाएगा। ये सब प्रावधान किया गया है धारा 4 में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। धारा 5 गोमांस रखने और उसके परिवहन पर प्रतिषेध किया गया है। जो आप आगे हम पढ़ेंगे धारा 4 के लिए जो सजा का प्रावधान है मिनिमम 1 साल है, और जो धारा 5 के अंतर्गत जो सजा का प्रावधान है वो मिनिमम 6 महीने है। इसलिए धारा ध्यान रखिएगा, 4 अलग है और 5 में जो सजा का प्रावधान है वो डिफरेंट है। गोमांस रखने के लिए उसके परिवहन का प्रतिषेध करता है धारा 5। धारा 6 वध के लिए गोवंश के परिवहन पर प्रतिषेध। वध के लिए गोवंश के परिवहन पर प्रतिषेध लगाता है धारा 6। सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल इसका वर्णन यहाँ किया गया है, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हो। आप केवल इतना ध्यान रखिए कि जो गोवंश के परिवहन का प्रतिषेध किया गया है उनका वध न हो, इसीलिए धारा 6 के अंतर्गत। कुछ एक्सेप्शन भी है, किन परिस्थितियों में परिवहन किया जा सकता है गोवंश का वो हम आगे देखेंगे। धारा 6 का गोवंश के निर्यात का प्रतिषेध और अनुज्ञा पत्र पर मंजूर किया जाना।
अब यहाँ देखो लिखा है अनुज्ञा पत्र पर मंजूर किया जाना। अनुज्ञा पत्र किन स्थितियों में दिया जाएगा? तो कृषि और डेयरी उद्योगों के लिए प्रयोजनों के लिए, किसी भी पशु मेले में भाग लेने के लिए, इसी प्रकार के प्रयोजनों के लिए जो वध के प्रयोजनों से भिन्न हो। ठीक है, जैसे कृषि कार्यों के लिए, डेयरी उद्योगों के लिए इनका परिवहन किया जाना है गोवंश का, तो उसके लिए आपको उसके लिए किसी को आवेदन प्रस्तुत करना होगा, और वो जो आवेदन प्रस्तुत करेंगे परिवहन के लिए, गोवंश के परिवहन के लिए, वो जो अथॉरिटी होगी वो 7 दिनों के भीतर एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगी या तो रिजेक्ट करेगी। ठीक है, यहाँ ये याद रखना है, जो अथॉरिटी है नियमित आवेदन प्रस्तुत किए जाने के 7 दिन के भीतर या तो वो एक्सेप्ट करेगी या तो रिजेक्ट करेगी। 7 दिनों के भीतर अनुज्ञा पत्र मंजूर कर सकेंगे। ठीक है, यह सेक्शन कौन सा था? 6 क। यह धारा 6 से 3 से लेकर 6 क तक यहाँ वर्णित किया गया है। धारा 6 ख मध्य प्रदेश से होकर गोवंश के परिवहन का प्रतिषेध और अभिवहन अनुज्ञा पत्र का दिया जाना। ठीक है, धारा 6 ख, या आप छोड़ भी सकते हो। संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण धारा 7 में है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रभारों का उद्ग्रहण ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट जो आएगी धारा 9, शास्ति, पेनाल्टीज और दंड का प्रावधान किया गया है धारा 9 में, शास्ति। ठीक है, इसमें क्या प्रावधान है इसे हम डिटेल में देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। धारा 9 यह वर्णन करता है कि धारा 4 के अंतर्गत उल्लंघन पर, धारा 4 क्या था? गोवंश के वध पर प्रतिषेध, ऊपर देखा था हमने, यहाँ देख सकते हो आप, धारा 4 गोवंश के वध पर प्रतिषेध। ठीक है, जो दंड का प्रावधान है वो धारा 9 में है। धारा 9 में यह वर्णन किया गया है कि धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करने पे किसी व्यक्ति को कम से कम 1 वर्ष का कारावास और मैक्सिमम 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है, और जुर्माने के रूप में 5,000 रुपये तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। ठीक है, यह प्रावधान आपको समझाए, यह है धारा 4 के तहत। यदि धारा 5, 6, 6 क और 6 ख का उल्लंघन करता है तो उस परिस्थिति में 6 मास कम से कम और अधिक से अधिक 3 वर्ष तक का 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है, और 5,000 रुपये तक का कम से कम जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 5, 6, 6 क और 6 ख के तहत धारा 5 क्या है देख लेते हैं हम। गोमांस रखने और उसके परिवहन पर प्रतिषेध लगाता है धारा 5। धारा 6 वध के लिए गोवंश के परिवहन पर प्रतिषेध लगाता है। गोवंश के निर्यात पर प्रतिषेध लगाता है धारा 6 क। और धारा 6 ख मध्य प्रदेश से होकर गोवंश के परिवहन पर प्रतिषेध लगाता है। इन सभी केसेस में 5, 6, 6 क और 6 ख, इन सभी केसेस में मिनिमम 6 माह और मैक्सिमम 3 साल तक की सजा हो सकती है। और धारा 4 के तहत हमने सजा देखी है कि मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 7 साल, और 5,000 रुपये तक का दोनों में जुर्माना सेम है। ठीक है, धारा 4 के तहत कम से कम 1 वर्ष और मैक्सिमम 7 वर्ष और 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और धारा 4 के तहत उल्लंघन पे, धारा 5 के तहत उल्लंघन पे 5, 6, 6 ख के उल्लंघन पर 6 माह से कम 3 वर्ष तक का जुर्माना जिसमें जेल हो सकती है, और 5,000 रुपये तक का आर्थिक मॉनिटरी दंड लगाया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? है इंपॉर्टेंट है सेक्शन 9 धारा 9 दंड का प्रावधान करता है। धारा 10 भी इंपॉर्टेंट है, अपराधों का संज्ञेय और अजमानतीय होना। संज्ञेय का अर्थ होता है कॉग्निजिबल, और अजमानतीय का अर्थ होता है नॉन बेलेबल। आपने सुना होगा बेलेबल ऑफेंस होते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं उसमें बेल मिल जाती है, नॉन बेलेबल में बेल की अलग प्रोसेस होती है। आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हो। प्रवेश, निरीक्षण, तलाशी तथा अभिग्रहण की शक्ति धारा 11 देता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो। हाँ, इसके अंदर एक पॉइंट आएगा, मैं उसको बता देता हूँ। जो सेक्शन 11 है धारा 11 का सब पॉइंट 3, उसमें जो अधिकारी होगा वो किस लेवल तक का होना चाहिए उसमें वर्णन किया गया है। हम देखते हैं पॉइंट 11, जो धारा 11(3) है वो आप देख सकते हो
हेड कांस्टेबल की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी। अभी इसे इंग्लिश में भी देख लीजिए, यहाँ से इजी हो जाएगा। एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल, ठीक है। जो हेड कांस्टेबल के रैंक के नीचे का ना हो, हेड कांस्टेबल या इससे उच्च अधिकारी, इस एक्ट के तहत उन्हें पावर दी गई है केसेस डील करने के लिए, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी धारा है? धारा 11(3). मैं एक बार फिर से आपको इंपॉर्टेंट धारा रिवाइज करा दूंगा, आप अंत तक बने रहिएगा। हाँ, अब धारा 11(क), हमने 3 देख लिया था, 11(3). धारा 11(क) है ये, अधिहरण के आदेश के विरुद्ध अपील। इसके अंतर्गत क्या बोला है? जो संभाग आयुक्त है उसमें अपील की जा सकती है, जो इसके अंदर अथॉरिटी दी है उनके विरुद्ध। कितने दिनों के भीतर? 30 दिनों के भीतर। और संभाग आयुक्त के खिलाफ भी जो सेशन न्यायालय है, आगे देखेंगे हम, वहां पे भी अपील की जा सकती है 30 दिनों के भीतर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जो अधिकारियों के विरुद्ध अपील की जा सकती है संभाग आयुक्त में, संभागीय आयुक्त में 30 दिनों के भीतर। और इनके विरुद्ध भी अपील कर सकते हैं जो जिला न्यायालय होगा वहां पे 30 दिनों के भीतर। ये हम आगे वाले सेक्शन में देखेंगे। धारा 11(ख), अपील प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण। जो मैंने आपको ऊपर बताया था, अपील प्राधिकार के आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण किया जा सकता है, जो हमने ऊपर देखा था ना पॉइंट, ये वाला। संभागीय आयुक्त के विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं, कोई व्यक्ति अपील कर सकता है 30 दिनों के भीतर, ठीक है। धारा 12, पुनर्वास रिहेबिलिटेशन का प्रावधान करता है, धारा 12। ये छोड़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ये अभिग्रहित गोवंश का पोषण का प्रावधान करता है, धारा 12(क). हाँ, धारा 13, ये ध्यान रखिएगा, सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए इसमें संरक्षण प्रदान किया जाता है। मैक्सिमम जो भी एक्ट आप देखोगे, यदि आप SC/ST एक्ट पढ़ोगे, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ोगे, मैक्सिमम एक्ट में आपको ये लाइन मिलेगी, सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण प्रदान किया जाएगा। धारा 14 इंपॉर्टेंट है, इस अधिनियम के अधीन शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले अधिकारियों को लोक सेवक समझा जाएगा, ठीक है। इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग में लाए जाने वाले अधिकारियों को लोक सेवक समझा जाएगा। लोक सेवक जो डिफाइन किया गया है वो भारतीय दंड संहिता, अभी तो यह चेंज हो गई है, बट जो ओल्ड भारतीय दंड संहिता थी 1860 की, उसकी धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक का वर्णन किया गया है। यदि आप MP असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस का पेपर देखोगे तो उसके अंतर्गत सीधा क्वेश्चन आया है कि IPC की कौन सी धारा के अंतर्गत लोक सेवक लोक सेवक की डेफिनेशन या लोक सेवक समझा जाएगा, यह प्रावधान किया गया है। तो जो है IPC की धारा 21, ठीक है। एक बार फिर हम शॉर्ट में देखेंगे जो इंपॉर्टेंट धारा है। अधिनियम का अध्यारोही प्रभावी होना, ये छोड़ सकते हो। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसके पास होगी? राज्य सरकार के पास। नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। ये धारा याद नहीं रखनी है, केवल ये याद रखना है कि इस संबंधित नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास निहित है। अंतिम धारा निरसन तथा व्याववृत्ति। मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अध्याय 2004 एतद द्वारा निरस्त किया जाता है, परंतु यह निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा। इस प्रकार निश्चित की गई किसी विधि के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन की गई या भुगती गई किसी बात का, अर्थात मतलब यह बताता है कि यहाँ एंड हो रहा है एक्ट, ठीक है। तो कुल कितनी धाराएं हो गई? धारा 18 हो चुकी है इसमें। जो इम्पोर्टेंट है वो हम इस एक्ट के माध्यम से देखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। जो एग्जाम की दृष्टि से हमें याद रखना है, एक ये डेट याद रखना है, 26 मार्च 2004 राज्यपाल की अनुमति,
29 मार्च 2004 में यह इन्फोर्स में आया या इफेक्टिव हुआ। सेक्शन 1 इसमें संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ दिया गया है। सेकंड में डेफिनेशन दी गई है। धारा 2 में डेफिनेशन और धारा 1 में नाम और विस्तार। ठीक है। धारा 3 पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति धारा 3 के तहत की जाएगी। धारा 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। जो गोवंश के वध पर प्रतिषेध लगाती है धारा 4। ठीक है। फिर धारा 5 गोमांस रखने और उसके परिवहन पर प्रतिषेध। धारा 6 वध के लिए गोवंश के परिवहन पर प्रतिषेध। गोमांस रखने पर प्रतिषेध लगाती है धारा 5 और उसके परिवहन पर प्रतिषेध लगाती है धारा 6। ठीक है। 4, 5, 6 ये याद रखना है आपको। 3 में पशु चिकित्सा अधिकारी हो गया, 4 में गोवंश के वध पर प्रतिषेध, 5 गोमांस रखने पर और परिवहन पर प्रतिषेध और वध के लिए गोवंश के परिवहन पर प्रतिषेध धारा 6। परिवहन के लिए जो अनुज्ञा पत्र एप्लीकेशन 7 दिन में रिजेक्ट या एक्सेप्ट होगी, ये याद रखना है। टाइम पीरियड कितने का दिया गया है इसमें? 7 दिन का। फिर धारा 9 वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 4 के उल्लंघन पर, धारा 4 हमने ऊपर देखा है, उसके अंतर्गत यदि दंड कोई व्यक्ति करता है तो कम से कम उसे 1 वर्ष और मैक्सिमम 7 वर्ष तक का दंड हो सकता है और 5,000 रुपये तक के आर्थिक दंड। धारा 5, 6, 6 और 6 के तहत उल्लंघन पर किसी व्यक्ति को मिनिमम 6 मास और अधिकतम 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये याद रखना है इसमें एक्ट में जो ये धारा 10 है, इसमें ये बताया गया है कि अपराध संज्ञेय और अजमानतीय हो गए। संज्ञेय अर्थात कॉग्निजिबल और अजमानतीय अर्थात नॉन बेलेबल। आपने पढ़ा होगा बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है। धारा 10। हाँ, अपील 30 दिनों के भीतर की जा सकती है, ये ध्यान रखना है आपको। रिहेबिलिटेशन तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो इसे। धारा 14 ये भी याद करना है आपको। लोक सेवक मतलब जो इसके अंतर्गत अधिकारी होंगे उन्हें लोक सेवक समझा जाएगा आईपीसी की धारा 21 के तहत। ठीक है। भारतीय दंड संहिता का नया नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो अमेंड हो गई है, चेंज हो गई है। ठीक है। और इसके बाद नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे जो हमने इस एक्ट के माध्यम से डिटेल में देखे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।